गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कोविन। तो पीएम मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को एड्रेस करते हुए बताया है कि कितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रहा है कोविन जो प्लेटफॉर्म है। अब कोविन प्लेटफॉर्म क्या है? जिसके थ्रू हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं पूरे इंडिया में। कोविड की वैक्सीनेशन की जा रही है इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही। तो ये एक एंड टू एंड डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी कितना स्टॉक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स तक पहुंचाया है, कितना उनके पास अवेलेबल है, कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन, मतलब सारा कुछ जो है वो इसी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो है पीएम मोदी ने कहा था कि अभी क्या हुआ था कि कुछ कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट 76 कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया था कि वो भी कोविन की तरह एक प्लेटफॉर्म अपनी कंट्री में लॉन्च करना चाहती हैं। तो पीएम मोदी ने अपनी मन की बात एड्रेस में बोला था कि हम एक ग्लोबल कॉन्क्लेव करेंगे और जिसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। और इसके थ्रू जितनी कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने इस कॉन्क्लेव में और देखा है कि कैसे ये कोविन ऐप जो है प्लेटफॉर्म चलता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 142 कंट्रीज़ के जो है डिग्नेटरीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इंडिया जो है अभी तक 35 करोड़ डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन जो है वो दे चुका है। और एक दिन तो हमने सिर्फ एक ही दिन में 9 मिलियन पीपल, मतलब 90 लाख लोगों को हमने वैक्सीन लगाई थी। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है कोविन का कि हमको जो है हमारे जो सिटीजन जिनको ये वैक्सीन लग जाती है तो उनको कोई पेपर नहीं कैरी करना पड़ता। उनके पास बस एक जैसे पीडीएफ होता है ना, वैसे डाउनलोड कर लो डिजिटल फॉर्मेट में कि हाँ उनके पास सर्टिफिकेट आ जाता है कि वो वैक्सीनेटेड है। ठीक है, और उसके अंदर क्यूआर कोड होता है तो वो जो है वेरीफाई भी हो सकता है। अब ये कोविन है क्या? एक क्लाउड बेस्ड आईटी सॉल्यूशन है जिसमें प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन से लेके हर चीज़ जो है वो कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड इसी से लिंक की गई है। हमारा एंटायर पब्लिक हेल्थ सिस्टम नेशनल लेवल से लेके वैक्सीनेटर लेवल, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट पे जो नीचे जो सबसे नीचे लेवल पर जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं वहाँ तक ये प्रॉपरली कनेक्ट कर रहा है हमारे वैक्सीनेशन प्रोसेस को। अब इसमें अलग अलग तरह के यूज़र्स हैं, जैसे कि एडमिन जो इसको यूज़ करेगा, ठीक है, फिर सुपरवाइज़र जो इसको देखेंगे कि कैसा चल रहा है इस प्लेटफॉर्म में, फिर वैक्सीनेटर जो असल में वैक्सीनेट करेंगे। ठीक है, रियल टाइम बेसिस पर इस पर डेटा अपलोड होता है। जैसे आप खुद भी जाकर देख सकते हो, डैशबोर्ड होता है जो कोविन का कि किस इतनी आज के टाइम पर इस टाइम पर एक हर घंटे में अपडेट होता है बेसिकली वैसे ये। तो कितनी वैक्सीनेशन लग चुकी हैं, कोई एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जिसको हम AEFI कहते हैं वो तो नहीं है आज। ठीक है, सारा कुछ सब कुछ ये पब्लिकली ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत थी, इसलिए हमने इसको कोविन को बनाया है ताकि हमारे पास जो है ये पूरा डेटा डिजिटाइज फॉर्मेट में रहे। अब ये चलता कैसे है? डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको। ठीक है, जब आप वैक्सीनेशन करा के आते हो आपको मोबाइल पे SMS भी आ जाता है, आपको वेरिफिकेशन के लिए जो है सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप अपने आप को रजिस्टर खुद भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। इसी की वजह से हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बहुत ही स्मूथली चल रहा है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Cowin platform. Okay, so PM Modi has addressed the Cowin Global Conclave. It was announced by the government that many countries, almost 76 countries, had shown interest in Cowin, and they were interested to inculcate this Cowin platform into their own countries. And now this Cowin Global Conclave has been organized by the Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of External Affairs and National Health Authority. It was attended by almost it was attended by dignitaries from almost 142 countries, and PM Modi has confirmed that we have inoculated almost 350 million doses of COVID vaccines to our people through this platform itself. And there was a day once, I think it was 21st June, the first day when the central government led free vaccine initiative started. On that day itself we inoculated about 9 million people in that particular day. Okay, so what is the benefit of this Cowin platform? People do not need to carry any piece of paper. They are given certificates in digital format. So this Cowin is a cloud based IT solution which is catering to the needs of vaccination program from one end to another. Okay, so from planning to implementation level, from monitoring to evaluation level, everything is being digitized through this Cowin platform. It connects the entire public health system from the national level right up to the vaccinator level. Okay, so
we have real-time information through this Cowin platform. Anyone, including you can just go on Cowin platform and see their dashboard. You will get all the information regarding how much doses have been administered as of yet. Is there any adverse event following immunization? You can just see everything, and it is so transparent. Your vaccination process or vaccination experience has been made smooth just because of this Cowin platform. Okay, so 76 countries, as I've told you, have shown interest, including the big countries such as Canada and Mexico also. So they have shown interest that they want to inculcate this Cowin platform into their governance systems. Okay, so it will be a good achievement for us if basically we have given them an open-ended platform. They can utilize this software or this platform according to their own requirements, and they can customize this platform according to their own requirements. Okay, so we can expect that certain countries will involve this Cowin platform according to their needs, and they will start using this platform for their own inoculation drives. Okay, so now let us see the next topic, which is Project Bold. तो जो है हमारे KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने एक प्रोजेक्ट बोल्ड को लॉन्च किया है. बोल्ड का नाम है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट. तो ये इनिशिएटिव क्या है कि जो हमारे एरिड या सेमी एरिड रीजन है वहाँ पर हमको बैम्बू उगाया है, जो है KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने. तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया इस प्लेटफॉर्म को? निचला मंडवा एक गांव है उदयपुर में, राजस्थान में. वहाँ पर जो है 5000 सैपलिंग्स को प्लांट किया गया है. ठीक है, तो ये 2 तरह की ये बैम्बू हैं, इनको वहाँ पर प्लांट किया गया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है कि इतने कम टाइम पर एक सिंगल डे में एक सिंगल लोकेशन पे जो है इतने सारे प्लांट्स जो है बैम्बू के लगाए गए हैं. ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट बोल्ड है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो है कि हम जो एरिड और सेमी एरिड लैंड जोन्स है वहाँ पर हम ग्रीन पैचेस लगाएं बैम्बू के, ताकि लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके. क्योंकि जो बैम्बू है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है और 3 साल के अंदर तो वो हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए जो है बैम्बू की फसल को ही चूज़ किया गया है. और ये वाटर को भी कंजर्व करता है और इवेपोरेशन ऑफ वाटर को भी रोकता है. तो उससे क्या होता है कि लैंड की डिग्रेडेशन नहीं होती, इसीलिए जो है हमारा ये बैम्बू को ही चूज़ किया गया इस एरिया में लगाने के लिए. ठीक है, अब जो है आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि अगस्त 2021 में अहमदाबाद में भी और जो है लेह लद्दाख रीजन में भी जो है KVIC इसको बैम्बू को प्लांट करेगा. ठीक है, तो KVIC क्या है, हमने कई बार पढ़ा है इसके बारे में. एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक पार्लियामेंट के 1956 के जो एक एक्ट के अंदर बनाई गई है. काम किसके अंदर करती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. प्रोजेक्ट बोल्ड. सो Khadi and Village Industries Commission, they have started this project bold. So this project is aimed to reduce desertification and provide livelihood to the rural people. And this project bold is basically the term bold is bamboo oasis on lands in drought. So this program has been launched in Udaipur, Rajasthan. There is a village in Udaipur, Nichla Mandwa. So in that village, this program has been launched, and 5,000 saplings of special bamboo species have been planted there, and it has created a world record of planting the highest number of bamboo saplings on a single day at one location. And why we did this? KVIC chose bamboo only because bamboo grows very fast. It can also be harvested in just 3 years. So bamboo is also known for conserving water and it reduces evaporation of water from the land surface, and thereby it prevents land degradation and prevents desertification in arid or semi-arid land zones. So the objective or the plan is to extend this program in Ahmedabad district and Leh Ladakh region by August 2021. So KVIC will also replicate this vision to these areas by next month. And now let us see what is this KVIC. So KVIC is a statutory body. It has been established by an Act of Parliament, a 1956 Act. It works under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Okay, so now let us see the next topic, which is Draft Bill for Trafficking in Persons 2021. The Ministry of
ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने एक ड्राफ्ट बिल रखा है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स जो है, इस बिल को रखा है पब्लिक डोमेन में और इस पर कमेंट्स मांगे हैं, ठीक है। तो ये बिल क्या कर रहा है, जो नेचर ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, ट्रैफिकिंग क्या होता है, जो जैसे समझ लो किसी को यहाँ से बेचा जाता है, जब इंसानों को बेचा जाता है, ठीक है, फॉर वेरियस रीजंस, फॉर प्रोस्टिट्यूशन, फॉर ऑल एंड ऑल दैट, जब इसके लिए उनको बेचा जाता है तो उसको, उस ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इस बिल को बनाया गया है। तो स्कोप और जो नेचर ऑफ ऑफेंसेस हैं उसको ब्रॉड किया गया है इसके अंदर, विक्टिम्स की डेफिनेशन को भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया गया है और पेनल्टीज़ को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा एक ड्राफ्ट 2018 में भी लाया गया था, लोकसभा में पास हो गया था वो, लेकिन जो है राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस ने कहा था कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है वो बिल है, ठीक है। लेकिन अब जो बिल है, इसका स्कोप क्या है कि किस किस के ऊपर ये लागू होएगा, जितने भी सिटीजन्स हैं जो इंडिया में रिजाइड करते हैं या फिर वो इंडिया के बाहर रहते हैं, या फिर कोई फॉरेन नेशनल या स्टेटलेस पर्सन भी है अगर, जो कि ऑफेंस के समय इंडिया में रिजाइड कर रहा था, तो उन सब के ऊपर ये बिल के प्रोविजंस लगेंगे, या फिर इस एक्ट के प्रोविजन जब ये पास हो जाएगा तो इस एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, ठीक है। इसके अंदर डिफेंस पर्सोनल जो है उनको भी इंक्लूड किया गया है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सबको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, और कोई भी अगर किसी अथॉरिटी की पोजीशन पे भी है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि वो भी अगर उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया तो उनको भी सजा मिल सकती है, ठीक है। फिर एक्सप्लॉयटेशन को इसके अंदर डिफाइन किया गया, बहुत ही जो है अच्छे टर्म से डिफाइन किया गया। उसमें कहा है कि एक्सप्लॉयटेशन जो है वो प्रोस्टिट्यूशन जो है उसको भी एक्सप्लॉयटेशन माना गया है, किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसको भी जो है एक्सप्लॉयटेशन माना गया है, कोई भी फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर या सर्विसेज, स्लेवरी, इन सब को जो है एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में डाला गया। तो पहले तो ये जो एक्ट था, ये बिल था, ये सिर्फ विमेन एंड चिल्ड्रन तक ही सीमित होता था। अब इसको जो है ट्रांसजेंडर्स और जो है किसी भी पर्सन जो विक्टिम हो सकता है ट्रैफिकिंग का, उसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसको जो है स्कोप बढ़ाया गया है। और इसके अंदर पीनल प्रोविजंस क्या है, एक तो प्रॉपर्टी अटैच करने का इसके अंदर पीनल प्रोविजन है कि जो है फोरफीट कर ली जाएगी प्रॉपर्टी अगर जो है इसका अंदर जो है ट्रैफिकिंग के अंदर अगर कोई पाया गया, और मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के जो प्रोविजंस है वो उसके ऊपर ऑलमोस्ट लगाए जाएंगे। फिर इसके अंदर पेनल्टी जो है वो 7 ईयर्स की है मिनिमम, जेल जो होती है, ठीक है। और अगर कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इशू है तो उसके अंदर 10 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर एक से ज़्यादा चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग की गई है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। कुछ केसेस में जो है डेथ पेनल्टी जो है वो भी इसके अंदर डाली गई है, क्योंकि कुछ बहुत हेनस क्राइम भी हो सकते हैं तो इसके अंदर डेथ पेनल्टी ज़रूरी हो जाती है। So now let us see this topic in English. Draft Bill for Trafficking in Persons 2021. So Ministry of Women and Child Welfare, it has invited suggestions and comments from people for the draft Trafficking in Persons Bill. This bill has been introduced to increase the scope and scope of the nature of offences of trafficking, and it has also enhanced and broadened the kind of victims which could be affected from this trafficking, okay. And it has made more stringent penalties, including life imprisonment and even death penalty in certain cases. So this bill has been introduced to combat trafficking in persons, okay. So the background is that a similar bill was also introduced in 2018. It was passed by the Lok Sabha, but it was opposed by parliamentarians as well as experts because it was found to be very stringent. So it was not introduced in Rajya Sabha later on. But now this new bill has been introduced, and the scope of the bill, let us see the scope of the bill. So once this law will be enacted, it will be applicable to all the citizens residing inside our country and outside India. And it will also be applicable to all those foreign nationals or stateless people who have been resident in India at the time of commissioning of that offence under this act. Okay, so this scope of the bill has also increased itself by including defense personnel and government servants, doctors or paramedical staff, anyone who is in a position of authority but found to be involved in trafficking of people. Okay, so
this bill has defined the term exploitation. It has broadened the definition of exploitation by including prostitution, any form of sexual exploitation, or any form of physical exploitation such as forced labor or services, slavery, etc. So, including these removal of organs, illegal clinical drug trials, or biomedical research. So, this exploitation terminology has been broadened to cover a lot of offenses which were not earlier covered in the previous bill. Okay, so bill has also increased the scope of victims. Earlier, the bill was only protecting the women and children, but now it has included transgenders also, or for that matter any person who may be a victim of trafficking. Okay, so apart from the forfeiting of property, the penal provisions also include a jail term of almost of a minimum of 7 years, and which can go up to 10 years and fine of 5 lakh in case there is there is a if in case there is child trafficking involved. Okay, and in case there is more than one child which is trafficked, then the penalty is also life imprisonment. In certain extreme cases, death penalty has also been sought in this bill. Okay, so public comments have been invited for this bill, and soon it will be introduced in the parliament also. So now let us see the next topic, which is fly ash. तो एनटीपीसी लिमिटेड जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एक महारत्न जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसने जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मांगा है कि हम जो मिडल ईस्ट और अदर रीजन में जो हमारे प्लांट्स हैं वो जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसको कोई यूटिलाइज करना चाहता है तो आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाओ. ठीक है, तो फ्लाई ऐश क्या होता है? जब भी पावर जनरेशन की जाती है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, उसमें से ये फ्लाई ऐश निकलती है. ठीक है, इसको जो है वो इन्वायरमेंट के लिए तो खतरनाक होती है ये, लेकिन अगर इसको हम प्रॉपरली मैनेज करें तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम इसका जो है ब्रिक्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, फिर जो है इवन सीमेंट में भी इसको यूज़ किया जा सकता है. तो अभी तक 63% जो है फ्लाई ऐश जो है वो इंडिया में हम किसी ना किसी तरीके से उसको यूज़ कर लेते हैं, उसको हम इन्वायरमेंट में उड़ने नहीं देते हैं. ठीक है, लेकिन टारगेट हमारा यह है कि हम उसका 100% यूटिलाइजेशन करें. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी निकाले हुए हैं, जैसे जीएसटी रेट्स जो है फ्लाई ऐश और उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको रिड्यूस कर दिया गया, 5% पे ले आए हैं. ठीक है, फिर ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप भी निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, ताकि जो है फ्लाई ऐश जो कि थर्मल पावर प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी बेटर मैनेजमेंट हो सके. फिर एक ऐश पार्क भी निकाला है. ठीक है, जिससे क्या है कि फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहां पर एस्टैब्लिश किए जा सकें और फ्लाई ऐश का यूज किया जा सके. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. फ्लाई ऐश. So NTPC Limited, National Thermal Power Corporation Limited, it's a Maharatna CPSU under Ministry of Power. It has invited expression of interest for sale of fly ash, which they generate in the region of Middle East and nearby regions. So what is fly ash? It's the end product of combustion during the process of power generation. So when you generate electricity from coal-based thermal power plants, so when this coal is burnt, it is the end product which is emitted out of these coal-based power plants. Okay, so it is dangerous for the environment if it remains suspended in the air and in the nearby regions, of course. So what we do is we utilize this fly ash in making some construction materials such as bricks, or we even utilize it in cement and all. So that's why in India we have been utilizing this fly ash. Almost 63% of fly ash is being utilized in India, but we have a target that we shall utilize 100% of fly ash in India. Okay, so government has also launched some initiatives, such as GST rates have been reduced to almost 5% on any fly ash and based products, and we have also launched Ash Track mobile app so that we can better manage the fly ash which is produced by thermal power plants. We have also launched ash parks so that fly ash based product manufacturing units can be established there. Okay, so all these initiatives are aimed to better utilize the fly ash which is
emitted from the thermal thermal power plants. Okay, so now let us see the next topic, which is Unity 2020. तो वर्जिन गैलेक्टिक एक प्राइवेट कंपनी है ना, आपको पता है कि जो स्पेस प्रोग्राम्स वगैरह चलाती है, जैसे हमारी स्पेस एक्स है एलन मस्क की, वैसे ये रिचर्ड ब्रैंसन उनकी जो है वर्जिन गैलेक्टिक है। तो उन्होंने जो है बोला है कि यूनिटी 22 नाम का जो रॉकेट पावर्ड फ्लाइट है वो उनके स्पेसशिप VSS यूनिटी को जो है वो चलाएगी। ठीक है, तो ये VSS यूनिटी मिशन है क्या? ये मिशन ये है कि जुलाई 11 को आने वाले टाइम में यूनिटी रॉकेट शिप जो है, जो कि वर्जिन गैलेक्टिक ने बनाया है, ये जो है कुछ क्रू मेंबर्स को ऊपर स्पेस में लेके जाएगा। ठीक है, तो ये 22nd मिशन है VSS यूनिटी का, और ये 4th क्रूड स्पेस फ्लाइट है। इसमें मतलब चौथी बार जो है क्रू मेंबर्स भी जाएंगे स्पेस फ्लाइट में। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहला ये ऐसा मिशन है जिसके अंदर फुल क्रू जाएगी, 2 पायलट्स होंगे और 4 मिशन स्पेशलिस्ट होंगे उस कैबिन में। ठीक है, जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं वो भी इसके अंदर जा रहे हैं। अब क्या होगा कि यूनिटी 22 जो है वो कैबिन और कस्टमर एक्सपीरियंस को टेस्ट करने के लिए इस बार इसका यूज़ किया जा रहा है, यूनिटी 22 जो ये रॉकेट पावर्ड फ्लाइट है इसका। ठीक है, अब स्पेशल क्या है इसमें, मिशन जाएगा कैसे? एक स्पेसक्राफ्ट जाएगा या एयरक्राफ्ट जाएगा, आई एम सॉरी नॉट स्पेसक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट जाएगा व्हाइट नाइट 2 नाम का, और ये वहाँ से इस यूनिटी 22 जो रॉकेट फ्लाइट है इसको वहाँ पे लॉन्च करेगा हवा में ही। ठीक है, फिर ये वहाँ से जो है इसका असली मिशन शुरू होगा और ये 90 किलोमीटर्स तक जो है ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल एज ऑफ द स्पेस तक ये पहुँच जाएगा। तो वहाँ के जो पैसेंजर्स जो इसके अंदर क्रू जा रही है उनको कुछ मिनट्स के लिए वेटलेसनेस क्या होती है, मतलब जब स्पेस में आप जाते हो तो आपका वेट कम हो जाता है, आपका जो है ग्रेविटी कम हो जाती है, तो उनको कुछ टाइम का वेटलेसनेस जो है वो महसूस कर पाएंगे वो, और उनको अर्थ का एक व्यू दिखेगा एज ऑफ द स्पेस से। ठीक है, तो बस ये इतना ही मिशन है, क्योंकि ये एक तरह से टेस्ट फ्लाइट है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं ये वर्जिन गैलेक्टिक कि क्या इसका यूज़ हम आगे कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सो लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। यूनिटी 22, सो वर्जिन गैलेक्टिक हैज अनाउंस्ड दैट they will be launching the rocket powered flight Unity 22 for its spaceship VSS Unity. So this VSS Unity is going to the space in on July 11th this month, and this will be the 22nd mission for VSS Unity. It will be the 4th crewed space flight of Virgin Galactic, and it will be the first flight to fly with full crew of 2 pilots and 4 mission specialists in the cabin. And this Unity 22 will basically test the cabin and customer experience. Okay, so what is special about this mission? This mission will go on with us basically with an aircraft named White Knight 2, and this aircraft will launch this spacecraft Unity 22 or this VSS Unity, and this Unity 22 it will climb up to an altitude of almost 90 kilometers, and when they will reach this altitude, passengers or the crew members in this flight, they will be experiencing a few minutes of weightlessness, and they will also have the pleasure to view Earth's curvature from the edge of the space. Okay, so this is basically a test flight. Virgin Galactic is testing that if we can utilize this VSS Unity and this Unity 22 rocket powered flight for future cabin crew missions. Okay, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सर चेतुर शंकरन नायर जी। ठीक है, तो एक जो हमारे फिल्म मेकर करण जौहर जी हैं, उन्होंने बोला है कि वो एक बायोपिक जो है सर चेतुर शंकरन नायर जी की, उनकी बायोपिक बनाने के लिए वो तैयार हो गए हैं, वो उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो वो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम, क्योंकि न्यूज़ में आ गए हैं तो इनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो ये जो सर चेतुर शंकरन नायर जी थे, एक तो ये बहुत ही हमारे फेमस एक ज्यूरिस्ट थे और स्टेट्समैन थे। ये जो है जो हमारे गांधी जी की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसका बहुत अपोज करते थे। ठीक है, फिर ये हमेशा ज़्यादातर जो है ब्रिटिश सरकार की जितने भी पद रहे हैं उस पर ये हमेशा जो है इन्होंने उसको ऑक्यूपाई किया है। कभी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, ठीक है, जज भी रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के। ठीक है, एक उनकी बहुत ही फेमस जजमेंट थी 1914 की बुदासना वर्सेस फातिमा की जजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि कन्वर्जन टू हिंदुइज्म जो है वो सही है, और जो कन्वर्ट होकर हिंदू बनते हैं वो कोई आउटकास्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हिंदुइज्म में कन्वर्जन अलाउड नहीं है, तो जो है अगर कोई कन्वर्ट हो जाता था हिंदुइज्म में तो उसको
एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, तो लेकिन इन्होंने जजमेंट में बोला कि नहीं, वो आउटकास्ट नहीं है, उनको कन्वर्ट अगर वो हुए हैं तो उनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर 1897 का जो कांग्रेस का सेशन था वो अमरावती में, उन्होंने उनको उस सेशन को प्रिसाइड किया था। तो उस समय तक वो सबसे यंगेस्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रहे थे, जब तक वो 1897 तक, और आज तक जो है ओनली मलयाली जो रहे हैं वो, जो कि जिसने भी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी की पोजीशन को होल्ड किया, ठीक है। तो मद्रास रिव्यू उन्होंने जो है उसको फाउंड किया और एडिट किया, और मद्रास लॉ जर्नल को भी वो लिखते थे। उनको नाइटहुड जो है वो 1912 में हुआ था। नाइटहुड क्या होता है? जो ब्रिटिश क्वीन या ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, बेसिकली ब्रिटिश क्वीन करती है, तो वो नाइटहुड देती है कि आपने हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कुछ अच्छी सर्विस की है। तो उनकी नाइटहुड 1912 में हुई थी। उसी की वजह से क्या होता है कि आगे आपके नाम के आगे सर लग जाता है, ठीक है। तो नाइटहुड उनकी 1912 में हुई थी। वो वाइस रॉय की काउंसिल में भी एक मेंबर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो काउंसिल को उन्होंने छोड़ दिया था जब 1919 में जब जलियांवाला बाग का जो इशू हुआ था, जो एक तरह से मसाकर हुआ था, उसके बाद से उन्होंने उस काउंसिल को रिजाइन कर दिया था। फिर एक बुक थी गांधी एंड एनार्की, उन्होंने बुक लिखी थी 1922 में। उसमें उन्होंने अटैक किया था गांधी जी के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और ब्रिटिश एक्शंस जो मार्शल लॉ में लिए गए थे उसको भी उन्होंने अटैक किया था, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। सर चेतुर शंकरन नायर. Okay, so now you will have to remember these facts because a film is being made on them. So there is a chance that UPSC may ask a question on this particular personality. Okay, so recently a filmmaker Karan Johar, he has announced that he will be producing the biopic of Sir Chetur Sankaran Nair ji. Okay, so he was an Indian jurist and a statesman. He opposed the nationalist movement by Gandhi ji, and he has remained a government official during most of his time. He was appointed as the public prosecutor in 1899 and advocate general later on, and he has also remained a judge of Madras High Court. The best known judgment which is very famous, for which he is known, is the Budasna versus Fatima judgment. He upheld the conversion to Hinduism, and he said that the converts to Hinduism were not outcasts. So you must know that generally conversion to Hinduism is not allowed, or basically it is not welcomed by the community members of Hinduism. So one cannot be convert itself to Hinduism. So that's why people who were converting to Hinduism, they were not accepted, but his judgment said that they are not outcasts, and such converts should be accepted. Okay, so he presided the Amravati session of Congress in 1897. He was the youngest president of INC in the history of party till 1897, and he has been the only Malayali to hold that president of INC post. Okay, he founded and edited the Madras Review and Madras Law Journal. He was knighted in 1912. So what is this knighthood? So knighthood is a respect, basically, or is a award given by the British government. So British Queen awards a person a knighthood for exceptional services to the British Empire. Okay, so he was knighted in 1912, and late in 1915 he joined the Viceroy's Council, but he resigned in 1999 after the British government imposed martial law in Punjab to quell the unrest caused by the Jallianwala Bagh massacre. Okay, so he wrote a book in 1922. It was named as Gandhi and Anarchy, and he attacked Gandhiji's national non-cooperation movement, but he also attacked British actions taken under the martial law in Punjab. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.